सीआईए सरकार चर्चा नहीं करती किसी से, आदेश दे देती है कि कौन सी आज़ादी है जो नहीं दे रहे हैं, तो पहले से थी। अगर अंबानी, अडानी या कोई बड़ा व्यापारी घराना किसान से आकर कहता है कि मैं तुमसे ये चीज़ सरकारी भाव से इतने ऊपर उगवाना चाहता हूँ, तो उस पर पाबंदी है क्या कहीं? मजे की बात है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो इन्होंने संशोधन किया है, जिसमें कहा है कि स्टॉक की कोई सीमा नहीं होगी, किसान की सीमा तो वहीं है, व्यापारी के लिए हटा दी। होगा कि सरकार के वो आश्वासन को किस रूप में स्वीकार करें, ये तो आंदोलनकारियों का काम है, परंतु इतनी बात जरूर करनी चाहिए, और अगर ये आश्वासन उनको हो जाए तो फिर उन्हें सरकार की बात मान लेनी चाहिए। मैं हूं रवि पाराशर और आप देख रहे हैं टॉस की ये खास पेशकश, जिसमें आज हम बातचीत करेंगे खेती किसानी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर। और बातचीत के लिए हमारे साथ होंगे जाने माने थिंक टैंक और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके श्री सोमपाल शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका टॉस पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, आपको पता होगा शास्त्री जी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ करीब करीब 1 घंटे का संबोधन किया, और हम जानते हैं कि किसान काफी दिनों से दिल्ली के आसपास बॉर्डर के इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शायद बातचीत के रास्ते से वे मान जाएंगे, लेकिन वे अब इस बात पर अड़ गए हैं कि केंद्र सरकार ने जो कृषि सुधार कानून लागू किए हैं, संसद से पारित कराए हैं, उन्हें पूरी तरह से रद्द किया जाए, तभी वे अपना डेरा तंबू यहाँ से उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये मांग किसानों की एकदम जायज है? क्या बातचीत का रास्ता उन्हें अख्तियार करते नहीं रहना चाहिए? रवि जी, सारे मसले पर बोलने से पहले इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको जानना बहुत आवश्यक है। हालांकि वो आप सबको मालूम है, फिर भी मैं उसको संक्षेप में दोहराना चाहूंगा। सरकार से किसान रुष्ट क्यों है और सरकार के साथ एकदम सीधे वार्ता करने को तैयार क्यों नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि यह है कि 2014 के चुनाव प्रचार के समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर शोर से अपने एक वायदे का प्रचार किया जो किसानों से संबंधित मुख्य मुद्दा था, और वह था कि स्वामीनाथन आयोग, जिसका पूरा नाम था राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, और ये भी संयोग की बात है कि उसका पहला अध्यक्ष होने का सौभाग्य मुझे था। पहले मुझे बनाया था वाजपेयी जी ने उसका अध्यक्ष। जब मैंने अपनी पार्टी हार गई राष्ट्रीय चुनाव में 2004 में, तो मैंने उससे त्यागपत्र दिया, तब वो रिकॉन्स्टिट्यूट होकर स्वामीनाथन जी उस समय उसके अध्यक्ष बने थे। तो उस कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत के ऊपर 50% जोड़कर दिया जाना चाहिए था। ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ, इसमें कोई एम्बिग्विटी, गलतफहमी नहीं है। तो इन्होंने उसका जोर से प्रचार किया, और उसका वाजिब बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला, किसानों ने बढ़ चढ़ कर उनको समर्थन दिया। उसके बाद 1 वर्ष तक उसको हाथ नहीं लगाया। 1 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति, कोई किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लोकहित याचिका लेकर चले गए, तो उसमें सरकार ने एक एफिडेविट फाइल कर दिया। निश्चित रूप से सबको ये बुरा लगा कि भाई इतना बड़ा वायदा किया था, लिखित था घोषणा पत्र में और मोटे अक्षरों में बोल्ड लेटर्स में छपा था, तो अब उसको सरकार कह रही है कि ये तो जो संसाधन उपलब्ध हैं सरकार के पास, उसमें ये संभव ही नहीं है, व्यावहारिक ही नहीं है, तो क्यों इस प्रकार का वायदा किया था झूठ? इसका मतलब खाली वोट लेने के लिए किया था, सरकार की उसके प्रति निष्ठा ईमानदारी से नहीं थी। अब तीसरी घटना हुई 2018 के दूसरी छमाही में, अगस्त और सितंबर के बीच में रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है सरकार, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के ऊपर। तो जब वह सिफारिशें लागू की तो सरकार ने दावा ठोक दिया कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी। अब उसी समय हम जैसे लोग जिनको इस सब चीज का पता था,
तो हमने और सब लोगों ने सवाल उठाया कि भाई स्वामीनाथन आयोग ने तो C2 के ऊपर 50% जोड़कर आपको सिफारिश की थी, आपने तो A2 और FL जो उससे नीचे का लेवल है उस पे 50% जोड़कर और ये दावा कर दिया कि हमने स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दिया। असली बात क्या है कि अगर जो मैं कंक्रीट आंकड़ों में कहूं, उस समय जो गेहूं का भाव इन्होंने 1700 कुछ या 1800 किया था डिक्लेयर 1 क्विंटल का, अगर स्वामीनाथन आयोग के C2 स्तर के ऊपर 50% जोड़ते तो उस समय 2400 से 2500 रुपए के बीच गेहूं का भाव होना चाहिए था। यानी आज के हिसाब से जो इन्होंने 1975 है, ये तो करीब C2 लागत का स्तर है। इस पे अगर 50% जोड़ो तो 2800 से 3000 रुपया गेहूं का दाम होना चाहिए। तो ये फिर किसान को फिर लगा कि एक बार फिर इन्होंने गलत, और उसको बाकायदा सरेआम, भद्दा शब्द है ये, बेशर्मी से उसको कहते रहे कि हमने स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दिया जो हमने कहा था। तो इससे किसान का जो विश्वास था, जिसको अंग्रेजी में ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, तो वो आपस में विश्वास और हिला और सरकार की नीयत के प्रति शंकाएं बढ़ी। इन सब चीजों को देखते हुए अब ये जो 3 सुधार लाए हैं, इसमें इन्होंने पहले इसको देखिए, एक इनकी आदत है कि बहुत हाइपर हो जाते हैं छोटी बात के लिए। तो आपने सुना होगा जब इनको लागू किया 5 जून को तीनों कानूनों को, उस समय ये कहा कि हिंदुस्तान को तो आजादी मिली थी 47 में, किसानों को पहली बार हम आजादी अब दे रहे हैं। अब आप ये बताइए मुझे कि कौन सी आजादी नहीं दे रहे हैं ये? कश्मीर और हिमाचल का सेब जी, और महाराष्ट्र का चीकू और वहां का आम, उत्तर प्रदेश का आम, कहीं सब्जी उगाई हुई, कहीं की मछली, कहीं का मुर्गा, कहीं का अंडा पूरे भारत में जाता है। तो वो आजादी तो पहले से थी, आपने कौन सी दे दी? कहां प्रतिबंध था? बिल्कुल बिल्कुल। अनाजों के व्यापार पर अवश्य पहले प्रतिबंध हुआ करता था, परंतु 1991 में श्री नरसिंह राव जी की सरकार के उदारीकरण के दौरान वो जो 4 फूड जोन्स में बांटा हुआ था भारत को, वो जोनल डिवीजन बंद कर दी गई थी। वो पहले आवश्यकता थी अभाव के समय, उसके बाद तो अनाज के व्यापार की भी कोई वो नहीं थी। हाँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सीमा जरूर थी। मजे की बात है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो इन्होंने संशोधन किया है, जिसमें कहा है कि स्टॉक की कोई सीमा नहीं होगी, किसान के ऊपर जो सीमा की बात है वो अभी भी यूं की हुई है उसमें। या तो आप दोनों की सीमा हटाते, किसान की सीमा तो वहीं गया, व्यापारी के लिए हटा दी। फिर चौथी बात ये कि जितने भी इनके सलाहकार अर्थशास्त्री हैं, मैं लगभग सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और आज से नहीं पिछले 30 साल से भी ज्यादा से जानता हूं, सन 85-86 से। 1-2 को छोड़कर, नाम लेना उचित नहीं होगा सार्वजनिक मंच के ऊपर, सरकारों का एक ही सलाह रहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के तहत सरकार जो खरीद करती है, उसके कारण सरकार के वित्तीय संसाधनों के ऊपर इतना अनावश्यक दबाव पड़ता, अंडरलाइन कर रहा हूं, अनावश्यक। वे उसको बर्बादी मानते हैं ये अर्थशास्त्री, और वो समझते हैं कि इससे अगर बाहर निकलें तो ये संसाधन जो बचेंगे उनको आधारभूत संरचना के ऊपर खर्च करके और विकास को गति दी जाती है। तो उसको ये थीसिस बनाते हैं वो कि ये जो है अनावश्यक खर्च है और इससे प्रगति में बाधा आ रही है भारत के। दूसरा ये तर्क देते हैं, थीसिस बनाते हैं कि आप अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार से ऊपर रखकर मार्केट फोर्सेस को नकार रहे हैं, ये बाजार को तय करने दीजिए, उनका यह तर्क होता है। पर कोई भी बाजार अगर कोई भाव तय करता है तो उसमें तो सप्लाई डिमांड का सवाल है। एक तरफ तो आप लगातार आज भी उपदेश दे रहे हैं किसान को, और उसके ऊपर एक तरह से आरोप लगाते हैं कि जो विकसित देश है उनमें जो उत्पादकता का स्तर है, प्रोडक्टिविटी का लेवल, वो हमसे 2 गुना है। तो जब इस प्रोडक्टिविटी लेवल के ऊपर जितना हम अन्न उत्पादन कर रहे हैं उसके तो दाम उसको मिल नहीं पाते। अगर उसने प्रोडक्शन डबल कर दी तो बाजार कहां से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तर्क को कोई चुनौती नहीं देता, तो उसको बार बार ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये तो मूर्ख है, बेवकूफ है, इसको नई टेक्नोलॉजी का पता नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, प्रोडक्टिविटी कम करता है। और तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो आप खरीद नहीं पाते, उसका बाजार में भाव नहीं मिलता। अब एक बात और कह दूं अंत में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
खेती का व्यवसाय पाराशर जी ऐसा है कि उसमें आय का सतत प्रवाह नहीं होता। इट्स नॉट ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम। वो ये नहीं है व्यापार की तरह के कुछ कैश आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, या नौकरी पेशा लोगों की तरह, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों या सरकारी, पहली तारीख को उनको या 7 को चेक मिल जाएगा। उसको तो जिस दिन वो खेत को बिजाई के लिए तैयार करता है, उसकी बाही करता है, फिर उसकी पलेवा करता है, फिर उसमें बीज बोता है, बीज खरीदता है, फिर उसको बोने के बाद उसमें सिंचाई करता है 5 या 6 बार, उसमें खाद डालता है, उसमें जो बीमारी आती है उसके लिए दवा का छिड़काव करता है, निराई करता है, खरपतवार हटाता है, काटता है, ओसाता है, फिर ले जाता है। तो वो जो 5.5-6 महीने का अंतराल है, उसमें खेती पर होने वाले व्यय भी उसके सारे चलते रहते हैं और परिवार के होने वाले व्यय भी चलते रहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे ट्रैक्टर ही ओवरहॉल कराना है, कोई मशीन टूट गई, वो दूसरी लेनी है, रिपेयर करानी है, जो आपने ब्याज पर पैसा ले रखा है निजी क्षेत्र से या बैंक से, उसका ब्याज भी चुकाना है, किस्त भी चुकानी है, ट्रैक्टर की किस्त चुकानी है, बेटी का विवाह करना है, मकान टूट गया उसको लगाना है, ट्यूबवेल जल गया है, उसकी मोटर जल गई, उसको भी उसका खर्च करना है। मेरा ये सब कहने का अर्थ ये है कि उसकी प्रतीक्षा इतनी लंबी हो जाती है कि उसकी सहनशीलता जवाब दे देती है। जब वो खेत में अनाज आता है तो उसको लगता है, हे भगवान, आज ही इसका पैसा मुझे मिल जाए जिससे मैं झंझटों से निजात पाऊं। बिल्कुल। तो इस मजबूरी में, इस विवशता में उसको जो भी भाव मिलता है उस पर बेचना पड़ता है। इसको अर्थशास्त्र की भाषा में विवशता की बिक्री, डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। एंड दिस इज अ फिनोमिना विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोनॉमिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत में नहीं, सब जगह है ये। उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, नहीं तो बाजार में तो उतना भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो इस पुराने सारे व्यवहार से और इसकी आवश्यकताओं को देखकर तो किसान ने ये सोचा कि ये जो नए सुधार लाए, आजादी की बात कर रहे हैं, हमारे स्टॉक पे तो उन्होंने पाबंदी बना के रखी है। और उसमें ये भी कह दिया कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप, ये कह दिया कि कचहरी में नहीं जा सकते आप। ये तो फंडामेंटल राइट की भी वायलेशन है। नहीं, लेकिन अब तो सरकार, शास्त्री जी, कह रही है कि जो सुझाव है, उसी पे आ रहा हूं मैं। पहली बात कह रहा हूं क्यों हुआ। तो अब सरकार ने ये स्वीकार किया ना कि ये गलती थी। इसका मतलब वो जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो जानबूझ के, मैं नियत की बात कर रहा हूं रवि जी, उसको समझाने के लिए इतनी लंबी बात कि सरकार की नियत में जो संदेह है वो वाजिब संदेह है। किसानों को जो आशंकाएं वो वाजिब हैं कि ये सुधार तो ये उनके लिए कर रहे हैं जो लोग शुरू में आके तो थोड़ा बहुत फालतू रेट देंगे, और जब ये मंडी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी फिर वो किसान का शोषण करना शुरू करेंगे। आज भी अगर अडानी, अंबानी या कोई बड़ा व्यापारी, आईटीसी या कोई हिंदुस्तान लीवर मंडी में आकर 50 रुपए गेहूं का भाव ज्यादा देता है तो कौन मना करता है उसको। सरकार को तो किसान मजबूरी में बेचता है, शौक से नहीं बेचता वो। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए एमएसपी की गारंटी चाहिए। किसानों को ये शंका हुई कि इन सुधारों का वो दिखाकर हमें लुभावना स्वरूप, और ये किसान को पूंजीपतियों के शोषण के लिए खुला छोड़ देना चाहते हैं, और ये शंका उनकी बिल्कुल सही है। तो ये है उसकी पृष्ठभूमि, इसलिए वो वर्कडअप है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए रोष में है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब आंदोलन आप करते हैं किसी मांग को लेकर के, तो एक जिद पर अड़ जाना, एक पुरानी कहावत हरियाणा में बड़ी प्रचलित है कि पंचों की राय तो सर माथे है लेकिन खटोला वहीं बिछेगा। ये जो रवैया है, इसके लिए आप क्या विपक्ष की जो सियासत है उसको जिम्मेदार मानते हैं, या किसान अब जुट गए हैं, उन्हें, उनका जो नेतृत्व है, किसान संगठनों का जो नेतृत्व है, वो अब सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहा? असल में बातचीत तो करनी पड़ेगी। सरकार अगर वापस नहीं लेती है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला किसान आंदोलन का रास्ते जाम वाली खुलवाने की प्रेयर के माध्यम से चला गया है, वहां भी कमेटी बनाने की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि भाई आपका आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन दूसरे लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको आप खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे में रास्ता निकलेगा कैसे? देखिए, एक तो इसकी सारे की जेनेसिस आपको देखनी पड़ेगी। जो मैंने पहले आपको सारा विवरण दिया वो इसलिए दिया कि ये स्थिति लाने के लिए आप एक बात बताइए कि पब्लिक जो मासिस हैं, और वो भी भीड़ जब इकट्ठी होती है,
आप उससे ज्यादा जिम्मेदाराना रवैया की अपेक्षा करते हैं या सरकार में बैठे हुए तथाकथित उत्तरदायी लोगों की? बिल्कुल सही। उन्होंने ये स्थिति आने क्यों दी, एक तो ये सवाल उठता है। और अगर वो आ गई थी तो प्रारंभ में ही इन आशंकाओं को समाप्त करते। और अब जो नीयत इंप्यूट की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि इनकी नीयत खराब है, तो अब ये 14-15 संशोधनों को सरकार में बैठे हुए सारे कानूनी विशेषज्ञ और विद्वान लोग वे नहीं समझ पाए क्या? ये किसने कहा कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट में से आप न्यायालय में जाने के लिए पाबंदी लगा दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है? तो ये इससे नीयत जो थी खराब, उसके प्रति आशंका और बढ़ी, और इनकी नासमझी और नाकाबिलियत भी सिद्ध हुई कि सरकार कानून बनाती, एक एक शब्द का व्याख्या होती है, उसके क्या क्या लाइकली इम्प्लीकेशंस और निहितार्थ होते हैं, उनका पहले विश्लेषण किया जाता है। अब मानने का मतलब है कि कानून डिफेक्टिव था। और ये जो कहा आजादी में, फिर दोहरा रहा हूं कि कौन सी आजादी है जो नहीं दे रहे हैं, तो पहले से थी। अगर अंबानी, अडानी या कोई बड़ा व्यापारी घराना किसान से आकर कहता है कि मैं तुमसे ये चीज सरकारी भाव से इतने ऊपर उगवाना चाहता हूं, तो उस पर पाबंदी है क्या कहीं? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल सही तो बात। क्यों नहीं किया? वो पहले आके करते। और उसमें से अगर कहीं उनको सेफ गार्ड की जरूरत होती, मान लीजिए किसान ने तय किया कि मैं तुम्हें गेहूं दूंगा फला 591 306 इतने रुपए में, और वो मना करता, तब तो कानून की जरूरत थी, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले से भी कवर्ड है। तो इन कानूनों को ये दिखाना अनावश्यक दंभ और दिखावा और गलत बोलना और उसकी आड़ में उनको छूट देना, ये सब चीजें इकट्ठी करके पढ़नी पड़ेंगी ना। और जब फिर स्टैंड ऑफ हो जाता है, जब तलवारें खिंच जाती हैं, तो फिर तो नेगोशिएशन की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो मेरी मान्यता तो है कि जब सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ा है और वो कहते हैं कि एक निष्पक्ष समिति बैठा दें और उसके थ्रू इनको नेगोशिएशंस करें, तो उसके ऊपर किसानों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि उनके ऊपर विचार करना चाहिए। क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में इतना बड़ा समुदाय, रवि जी, आज कोरोना जैसे समय में सुबह अगर 2 इंच की स्लिट भी खोलते हैं तो ठंड लगती है घर में बैठे। बिल्कुल। आप उनकी अवस्था देखिए, कहाँ पड़े हैं कितने लोग, और कितने उसमें से बेचारे मर भी गए सर्दी में। तो वो यूं ही नहीं पड़े, उनको दोष। अच्छा, फिर रही आपने कही कि सियासत की बात, तो बीजेपी क्या दान कर रही है? ये सियासत नहीं कर रहे हैं क्या? और जब हम विपक्ष में थे बीजेपी वाले, हम नहीं करते थे क्या इस प्रकार के आंदोलन? और ये विपक्ष का गलती नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा विपक्ष का ये धर्म है कि अगर कोई जनता के साथ ऐसी बात होती है तो विपक्ष और है किस लिए? तो उनके ऊपर ये आरोप लगाना, फिर ये कह देना कि इनके अंदर तो टेररिस्ट बैठे हैं, एक खास समुदाय को बदनाम करना, जो पहले उस विभीषिका से निकल चुका है, उसको आप वो बुरी स्मृतियां क्यों याद कराना चाहते हैं? तो नहीं, इस वो तो तरह देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर निकले थे, जी तब उन्होंने भी ये बयान दिया था कि आंदोलन जल्दी ही समाप्त अगर नहीं किया गया तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मुझे लगता है इसके बाद जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी बोले, तो कहीं ना कहीं एक आशंका तो बनती ही है कि मॉब को अपने पक्ष में करके कोई एक विघटनकारी, एक गलत दिशा न दे दी ये जाए। तो शास्त्री जी, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये जो 3 कानून लाए हैं, ये आनन फानन में नहीं लाए हैं। ये 20-25 वर्षों से इन पर चर्चा चल रही थी, बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, और एक जानकारी ये भी है कि वीपी सिंह सरकार में जो जो तत्कालीन सरकार थी, उसमें जो उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री चौधरी देवीलाल थे उस समय, तो उस समय भी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कुछ इसी तरह की सिफारिशें रखी थी सरकार के सामने, और उन पर बहुत विचार विमर्श हुआ, लेकिन वो लागू नहीं किया गया उस समय। अगर वो उस समय कोई संवैधानिक जामा उन सिफारिशों को पहना दिया जाता, तो क्या लगता है कि अब तक आते आते स्थितियां किसानों के कुछ पक्ष में होती 3 दशक बाद? एक बात तो मैं आपसे सहमत हूं कि ये तीनों सिफारिशें भानु प्रताप समिति ने की थी, जिसका आपने नाम लिया, उच्चाधिकार प्राप्त समिति, जो कृषि संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए स्थापित की गई थी। और संयोग की बात है कि ये भी मेरे ही सुझाव पर किया गया था, और मैं उसमें बहुत निकट से उससे संबद्ध भी रहा हूं, हालांकि मैं उसका औपचारिक सदस्य नहीं था। उस समय तो वे इसलिए लागू नहीं हुई कि 26 जुलाई को तो वो रिपोर्ट सबमिट होती है। जी।
और 27 जुलाई को वीपी सिंह और देवीलाल जी का झगड़ा हो जाता है। मैं दोनों के निकट रहा हूँ। देवीलाल जी मेरे बहुत निकट रिश्तेदार थे, मेरे पत्नी के मामा थे सगे। उन दोनों का मिलाना, उस बीच में बीच बिचाव करना, पर वो लंबी बात है, वो विषय भी नहीं है अभी। 9 अगस्त को उन्होंने रैली घोषित कर दी और उस समय ये हुआ कि ये सरकार अब चलेगी नहीं, और उसके 2 महीने बाद वो सरकार उसी झगड़े में चली गई। तो वो तो इस समय नहीं हो पाया। उसके बाद हमने बहुत बार कहा, परंतु जब आप भानु प्रताप समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें 4 शर्तें रखी गई थी। एक शर्त ये थी बहुत महत्वपूर्ण, और ये शर्तें उन सुधारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का वैधानिक अधिकार बनाया जाना चाहिए, और उसी परिभाषा से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक एक दाना खरीदना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक। दूसरा, सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, वो अभी तक एक महकमा है छोटा सा 5-6 सदस्यों का, जिसका एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। उसको नाम कमीशन है वो एक छोटा सा महकमा विभाग। तो उसको आप संवैधानिक दर्जा देकर, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उस तरह से संवैधानिक दर्जा देकर उसको स्वायत्त शासी कमीशन बनाइए। तीसरा ये था कि सीएसीपी जिस लागत को कैलकुलेट करने के लिए जिस फार्मूले का प्रयोग करती है वो बहुत डिफेक्टिव है, उसमें बहुत खामियां हैं। तो जो फार्मूला ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस जो इस्तेमाल करता है इंडस्ट्रियल कॉस्टिंग के लिए, उसी फार्मूले पर खेती की लागत का आकलन होना चाहिए। इसीलिए C2+50 की बात हुई, वो लंबा विषय हो जाएगा। चौथी सिफारिश ये थी कि जो विवाद उठेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, उनके लिए इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनने चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान न्याय प्रणाली है वो बहुत लंबित भी है और बहुत महंगी भी है। उसमें किसान के बस का नहीं है कि वो कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी और हरीश साल्वे जैसे वकील की फीस दे। वो ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट हो, उसमें सबके प्रतिनिधि हों, और ये जो कमीशन बने उसमें व्यापारी का प्रतिनिधि भी हो, उद्योग का प्रतिनिधि भी हो, उपभोक्ता का प्रतिनिधि भी हो, किसान का प्रतिनिधि भी हो, प्रशासनिक अधिकारी भी हो और कोई न्यायविद भी हो। तो ऐसी समिति बने और उसकी सिफारिशें सरकार माने। तो अगर वो सारी शर्तें पूरी करती है सरकार तो बना लेंगे कानून, पर उनको छोड़ के ये कानून बनाना सीधे सीधे इनके जो अधिकारी जो इनको सिफारिश करते हैं कि ये अनावश्यक दबाव है और ये बर्बादी है पैसे की, उन नीतियों के, उन नीति पत्रों को, चाहे आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ें तिमाही, छमाही या सालाना, चाहे आप नीति आयोग की रिपोर्ट्स पढ़ लें, चाहे इनके जो अर्थशास्त्री परामर्शदाता हैं उनके वक्तव्य पढ़ लें, लेख, सब में ये आता है कि इसको छोड़ दे सरकार और बाजार के भाव तय करने दें। तो इनसे सब शंकाएं, तो इन सबको अलग अलग करके रवि जी नहीं देखा जाना चाहिए, सबको संयुक्त। आपने जो बात की भानु प्रताप वाली, तो वो 4 शर्तें भी पढ़ लीजिए आप उनकी, वो पूरी करिए। तैयार हैं किसान, हम भी उन्हें मना लेंगे जाकर, हम भी पैर पकड़ेंगे उनके, भाई तुम्हारे लाभ की बात है। आजकल शास्त्री जी, मैं ये कह रहा था कि आजकल जो सियासी कटुता का सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है कि हर साल चुनाव होते हैं, इस वजह से भी शायद केंद्र और राज्यों के जहां एक पार्टी की गैर बीजेपी सरकारें नहीं है, वहां से तनातनी बहुत ज्यादा रहती है। उस वजह से भी बहुत सी अनावश्यक सियासत से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अभी इन्हीं कृषि कानूनों को देख लीजिए, तो दिल्ली सरकार ने इनमें से एक कानून को अभी हाल ही में लागू करने का फैसला कर दिया, लेकिन विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री तीनों कानूनों की प्रतियां जो हैं वो फाड़ते हैं। और एक और विषय है, वो ये है कि कृषि केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। और ये जो आंदोलन चल रहा है, अमूमन जो इस आंदोलन के विरोधी जो लोग हैं, विरोधी जो विचार है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें तो पंजाब और हरियाणा के ही किसान जुड़े हुए हैं। एक सवाल ये है कि जब पंजाब सरकार ने अपनी विधानसभा में बाकायदा एमएसपी को एक वैधानिक जामा पहना दिया और ये भी व्यवस्था कर दी कानून बना के कि कोई एमएसपी से कम दाम पे अगर खरीदता है तो उसको सजा हो सकती है, ये प्रावधान कर दिया गया। तो फिर पंजाब का किसान क्यों आंदोलित है? देखिए, पंजाब सरकार ने जो किया वो निरानिरी राजनीति से प्रेरित बात है और उस कानून का कोई अर्थ नहीं है।
अगर कोई आदमी व्यापारी जाकर किसान से खरीदता है 2200 रुपए में गेहूं 1800 रुपए में और उससे लिखवा के रसीद ले लेता है 2200 की, तो किसके पास जांच करने का अधिकार है? ये तो बेकार की बात है। करना ये चाहिए था। और जो राज्य यह कहते हैं कि ये राज्यों का विषय है, तो फिर वो केंद्र के जिम्मे क्यों थोपते हैं बात कि वो खरीद करे? अगर तुम्हारा विषय है तो तुम करो ना खरीद इसको। तो ये राजनीतिक अनावश्यक तर्क हैं दोनों पक्षों के, और कांग्रेस भी इस मामले में साफ नहीं है, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग तो उन्होंने ही गठित किया था मेरा इस्तीफा देने के बाद, और उनके मैनिफेस्टो में भी था कि हम लागू करेंगे। रिपोर्ट तो 6 में आ गई थी, 2014 तक उनकी सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? तो राजनीति में तो दोनों पक्ष उतने ही संदेहास्पद हैं जितना बीजेपी है। अब रही बात कि ये आपस में ये जो कटुता की बात कही राजनीतिक, ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन है, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो किसी व्यवस्था में ऊंचे स्थान पर मुखिया बैठा रहता है, परिवार हो, कंपनी हो, गांव हो, पंचायत हो, विधानसभा हो, राजनीति हो। संवादहीनता में अनावश्यक कटुताएं आती हैं। पहले ऐसे लोग हुआ करते थे, मैं तो संसद में रहा हूं, विपक्ष में भी रहा हूं। जब नरसिंह राव जी थे, मैं जनता दल में था, बुलाकर अंतरंग सलाह किया करते थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर जिम्मेदारी दिया करते थे, वो लंबा विषय है। अब ये जो संवादहीनता है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वर्तमान सरकार की है ना। आप तो संवादहीनता कह रहे हैं विपक्ष के साथ। अगर इतने फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस के रिफॉर्म्स करने थे इनको, इतने दूरगामी प्रभाव वाले, तो पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग बुला लेते, चीफ मिनिस्टर से बात करते, उनसे उसमें सलाह ले लेते, जो इन लॉज में अब इन्फर्मिटीज एक्सेप्ट कर रहे हैं उस समय वही इनपुट आ जाता, और अगर एनडीसी इस बात को स्वीकार कर लेती तब कर लेते, वो भी एक तरीका था। क्रेडिट तो इन्हीं को मिलता, और ये दिखाना चाहते हैं जैसे हमने कर दिया। और जहां तक संवादहीनता की बात है ना रवि जी, बड़ी दुखद बात यह है कि विपक्ष से तो छोड़ दीजिए, वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें तो गवर्नमेंट में विद इन, मैं तो कैबिनेट का मेंबर रहा हूं वाजपेयी जी की, बहुत कड़वी और तीखी बहस हुआ करती थी। आज वो बहस नहीं होती। मैं तो इनके अधिकांश मंत्रियों को व्यक्तिगत जानता हूं, नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, सब इस बात का की शिकायत करते हैं, रोना रोते हैं कि कोई पूछते नहीं, सारे ऑर्डर पीएमओ से आते हैं। तो ये जो संवादहीनता की स्थिति और कटुता की बनी, इसकी पहली जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, उनके कारण बनी है ये। वो बात नहीं करना चाहते किसी से, और जब ये इस तरह का बात हो जाती है तो भीड़ में तो निश्चित रूप से कुछ चीजें तर्क से परे हो जाती हैं, रैशनलिज्म को छोड़ देती हैं। तो उसकी जिम्मेदारी भी इनकी है ना, स्टेक किसका है? और फिर विपक्ष का तो कर्तव्य है ये, वो क्यों नहीं करें? आप लोग क्यों कहते हैं पत्रकार के विपक्ष का होना जरूरी है अगर वो विरोध नहीं करेंगे? एक और राज्य की बात कर ले, बिहार की। जी जी आप बोलिए बोलिए, आप वक्तव्य। हाँ, एक बात आपने और कही, उसका उत्तर दूं कि पंजाब में जब ये सब हुआ तो किसान क्यों वर्कडअप है? ऐतिहासिक दृष्टि से आप अगर देखो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद पंजाब के अलावा किसी प्रदेश में होती ही नहीं है पूरी। बहुत अब जाकर छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। कुछ समय पहले जब मैं योजना आयोग का उपाध्यक्ष था मध्य प्रदेश का 2006 से 8, वहां हमने शुरू कराई थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि गेहूं की खरीद में, सरकारी खरीद में पहली बार पंजाब को पीछे छोड़ दिया मध्य प्रदेश ने पिछले साल। अब मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ना बिहार में मिलता, ना बंगाल में मिलता, ना उड़ीसा में, न बिहार में, न नॉर्थ ईस्ट में, न तमिलनाडु में, न आंध्र में, न गुजरात में, इनके अपने प्रदेश में नहीं मिलता। तो इसलिए पंजाब के आदमी ने, क्योंकि उसको देखा है, और फिर एक तरफ तो आप बड़ाई कर रहे हैं कि पंजाब सिरमौर है, उसने खाद्यान्न के भंडार भर दिए, और दूसरी तरफ आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यहीं के किसान लाभ ले रहे हैं। वो नहीं लाभ ले रहे हैं, ये सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और अयोग्यता है कि वो सबका खरीदती नहीं है। यहाँ की सरकारें, चाहे वो किसी दल की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो हरियाणा पंजाब में, चाहे वो अकाली दल की रही हो अथवा कांग्रेस की रही हो, और पहले 1934 में सबसे पहले यूनियनिस्ट गवर्नमेंट ने सर चौधरी छोटू राम के नेतृत्व में ये एपीएमसी एक्ट और मंडों, इनका भावों का, इनका बाटों का तोलने के जो वो हैं आपके वेट्स, मेजरमेंट्स,
इनका स्टैंडर्डाइजेशन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू किया था। तो ये हिस्टोरिकल बात है कि इसका लाभ मिला ही इनको है, और खाद्यान्न के भंडार भी इन्हीं 2 प्रदेशों ने भरे, बाकी तो बाद में आए हैं। तो आप उनको दंडित करना चाहते हैं कि ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए? हमेशा तो दी जाते हैं इनाम कि आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया, और यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस करो तो भाव गिर जाता है। फिर आपने कहा डाइवर्सिफिकेशन करो, अनाज छोड़ो, तो सब्जी उगाई, उसका क्या हाल होता है? कभी प्याज फेंकना पड़ता है, कभी आलू फेंकना पड़ता है, कभी टमाटर फेंकना पड़ता है, कभी लहसुन, कभी दूध उड़ेलना पड़ता है। कोरोना से पहले दूध के भाव आंध्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में 28 से 31 रुपया थे। एक बार तो 18 रुपए आ गए थे। बताइए, मैं तो खुद गाय पालता हूँ, 27 गाय थी मेरे पास, अभी बेची हैं। तो 26 रुपया तो 1 लीटर का खर्च आता है केवल फीड के ऊपर, गाय का खर्चा छोड़ दीजिए। तो ये सब चीजें बड़ी जुड़ी हुई हैं, इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। शास्त्री जी, अमूमन जो बातचीत हम लोग करते हैं खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, वो सब्सिडी या कर्ज माफी, एमएसपी, ऐसे जो तकनीकी पहलू हैं इन पर ही ज्यादा होती है। जो बुनियादी मसले हैं वो पीछे छूट जाते हैं, उन पर कोई बहुत चर्चा नहीं होती, पॉलिटिकली भी नहीं होती, किसानों के संगठनों के लेवल पर भी नहीं होती। और ये जो इतना बड़ा जमावड़ा इस बार जुटा है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, इसमें भी नहीं हो रही है। जैसे जमीन के अंदर जो पानी का स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है, जैविक खाद का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, सिंचाई के बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिंचाई से जुड़ा हुआ वो बहुत ज्यादा विकसित करने पर नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में जो और मिश्रित खेती का जो सिद्धांत है वो लोग भूल गए हैं, कैश क्रॉप्स की तरफ ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्या इन बुनियादी मसलों पर किसान संगठनों को और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, विशेषज्ञ समितियों को बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए? रवि जी, आपने बात बहुत महत्वपूर्ण उठाई, पर एक तो बात मैं ये कह दूं कि खेती भी एक व्यवसाय है। इवन अगर वैदिक का जो डिवीजन था 4 वर्ण में, उसमें कृषि को व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया था, उसको कृषि करने वाले को भी वैश्य कहा गया उसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भी एक आर्थिक व्यवसाय है, तो उसको अपनी लागत तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अगर वो लागत नहीं मिलती तो वो इसीलिए वो एमएसपी की बात करता है। इसीलिए एमएसपी का मुद्दा 1965 में किया था, तब कोई आंदोलन नहीं हुआ था। उस समय की सरकार इस मसले पर संवेदनशील थी, उन्होंने शुरू किया। फिर उसके फार्मूले बदलते बदलते शुरू में A1 कॉस्ट थी, फिर 2 गई, फिर B गया, फिर C गया, तो एक इवॉल्व हुआ फार्मूला, उसके कारण ही उत्पादन बढ़ा। तो आप ये बताइएगा, आपको मान लीजिए आप किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं 50,000 में, और एक कंपनी आपको 80,000 ऑफर करती है, तो आप नहीं जाएंगे क्या वहां? तो बिल्कुल तो जाएंगे। ये आरोप लगाना किसान के ऊपर कि उसने वाटर टेबल को डिप्लीट कर दिया और आपने केवल मोनोक्रॉपिंग शुरू कर दी, तो आप सभी जिन्सों के भाव में बैलेंस क्यों नहीं करते? आप प्राइस प्रोटेक्ट करते हैं केवल धान और गेहूं की। तो जब किसान को निश्चय है कि इसमें मिलेगा तो वो वही उगाएगा। आप बाजरे की भी करिए ना प्रोटेक्ट, आप ज्वार की भी करिए, और उनमें सामंजस्य बैठाइए, संतुलन बैठाइए, तो वो उस पर चला जाएगा। फिर आपने भी उपदेश देना शुरू किया कि डाइवर्सिफिकेशन करे, विविधीकरण करे, तो किसान ने फल उगाना शुरू कर दिया, दूध पैदा करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो दूध की कितनी कमी थी, आज पिछले 12-15 साल से भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल का भी और दूध का भी, तो उसने तो रेस्पॉन्स किया ना। अब आई टेक्नोलॉजी की बात। ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई? ये सारा उपदेश भारत सरकार के कृषि विभाग और जो एक्सटेंशन सिस्टम है, इतना फर्टिलाइजर डालिए, इतनी डोज डालिए, आज भी उसी के उपदेश दे रहे हैं। आप मुझे एक सिवाय एक संगठन के, वो भी जब मैं था उस समय हमने तय किया था कि जैविक खेती का एक केंद्र बनाए गाजियाबाद में, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप आईसीआर सिस्टम की जितने विश्वविद्यालय हैं, राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, उनके 118 जोनल और रिसर्च और वो जो दूसरे रिसर्च स्टेशन है, किसी के ऊपर भी जैविक खेती के ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया जाता, कोई टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, कोई पैकेज किसान को नहीं दिया जाता। और फर्टिलाइजर कंपनी को आप इस साल 83,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दे रहे हैं।
बहुत सारे अध्ययन हैं, आप देख लीजिए उनको, औपचारिक अध्ययन है भारत सरकार के, योजना आयोग के और टैरिफ कमीशन के, कि 40% सब्सिडी किसान तक पहुंचती है, 60% कंपनियां खा जाती हैं। तो जब आप उन चीजों का प्रचार करेंगे, उनके व्यापार और उनके मैन्युफैक्चरिंग को आप प्रमोट करोगे और फिर किसान के ऊपर आरोप लगाओगे कि इन्होंने तो पानी पीने वाली फसलें उगा दी। और एक और पाराशर जी बताइए, कोई भी फसल बिना पानी के उगाकर देख दीजिए तो हम आत्महत्या कर लेंगे उसी दिन। और कोई भी फसल ऐसी उगा बता दीजिए जिसमें आप फर्टिलाइजर डालो, उसमें जिस दिन आप यूरिया डालते हैं पानी की रिक्वायरमेंट 2.5 गुना बढ़ जाती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी शिक्षा भी तो भारत सरकार ने दी है, राज्य सरकारों ने दी है। तो आप उसको बदलिए, उसके वैकल्पिक मॉडल बनाइए। जैसे आपने डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड खाद के बनाए थे सड़कों के ऊपर लोगों को दिखाने के लिए, उसी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बनाइए, लोगों को कहिए भी। और जो क्वांटम कम होगा प्रोडक्शन का, उसका दाम बेहतर करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी गुणवत्ता बेटर है उसके प्रोडक्ट्स की, तो उसको दाम एक्स्ट्रा मिलेगा, तो अपने आप स्विच ऑन हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी किसान पर मत डालिए, ये आरोप उस पर मत लगाइए। जिसने ये किया है दुष्कर्म, वही उस दुष्कर्म का प्रतिकार करे। सरकार ने फैलाई ये बात, सरकार ही उसका निराकार करे। तो ये मेरा उत्तर है। तो फिर तो यही बात कहना उचित रहेगा कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति किसानों की बेहतरी के लिए अभी तक सामने नहीं आई है। अब मैं असल में अपने गांव का उदाहरण मुझे याद आ रहा था जब आप से ये सवाल मैंने पूछा, कि जब बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में हम गांव जाते थे, आगरा जिले में हमारा एक गांव है, तो वहां हमने सारी खेती, सारी जो फसलें हैं वो देखी हैं। मुझे शायद मेरे बच्चों को नहीं पता होगा अरहर का पौधा कैसा होता है। मैंने अरहर भी देखी, मूंग भी देखी, मटर भी देखी, चना भी देखा, दलहन तिलहन सारी चीजें देखी। और अब आजकल आगरा के आसपास हमारे जो गांव हैं, बहुत बड़े रकबे पे केवल और केवल आलू की फसल ली जा रही। मुझे अभी पिछले दिनों गांव गया था तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब मूली भी बाजार से खरीद के चाचा के लड़के हमारे लेके आए। तो ये जो स्थिति है इसको मेरे ख्याल से दूर तो किया जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी इसमें राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की बहुत ज्यादा होती है। अब एक और पहलू पे बात करते हैं सर। एक मिनट इसमें, देश में इस समय करीब 500 किसान संगठन है। हाँ, ये संगठन कर क्या रहे हैं जब 7 दशक बाद भी किसानों की स्थिति, चाहे वो उत्तरी राज्य हो, दक्षिणी हो, पश्चिमी, पूर्वी, सब जगह बदहाल है। तो ये 500 किसान संगठन क्या राजनीतिक पार्टियों के तो ये जो संगठन है, ये बात आपने सही कही कि जब वो किसान को संगठित होने की बात करते हैं तो किसान तो करोड़ों हैं, 14 करोड़ है, उनका एक संगठन बनना तो मुश्किल है। पर ये जो 300, 400, 500 संगठन हैं, इनका एक एक नेता आपस में, ये 400, 500 आदमी मिलकर अगर एक हो जाए तो बहुत बड़ी शक्ति हो जाए इनकी। तो ये बात आपकी सही है कि उनमें आपस में एकता नहीं है और वो एकता का उपदेश लोगों को देते हैं। दूसरी बात यह है कि किसान को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस दिन भारत का किसान अपनी आजीविका से जुड़े हुए महत्वपूर्ण और आधारभूत मुद्दों के ऊपर मतदान करना सीख जाएगा, उस दिन कोई सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। उस समय तो होता है कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये रोड है, ये खत्री है, ये गुर्जर है, ये यादव है, और इस तरह के बंटवारे हो जाते हैं। फिर भूमिहीन जो किसान है, जो खेती के ऊपर केवल श्रम अपना देता है, उसका भी बहुत बड़ा सवाल है। उसकी भी जिम्मेदारी जितनी सरकार की उतनी किसानों की भी है, उनको साथ लेकर चलना। तो पर ये एक बड़ी बात है, समाज को संगठित करना बड़ा मुश्किल होता है, नेतृत्व का संगठित होना आसान है। तो जो अपने आप को इतने बड़े जिम्मेदार और इतने बड़े अलंबरदार मानते हैं, जब वही इकट्ठे नहीं होते तो किसान कहाँ से इकट्ठा होगा। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाई, और ये तो आरोप किसान नेताओं के ऊपर वाजिब है आपका, मैं भी सहमत हूं आपकी बात से, मैं कहता रहूं ये बात जो आप कह रहे हैं। जी सर, एक और बड़ी समस्या है कि उपज तो बढ़ गई, सारी चीजें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी भी काफी नई नई आ रही है, लेकिन जो कृषकों की जो उपज है उसके भंडारण का और कोल्ड स्टोरेज और
जो और दूसरे जो संसाधन हैं, उनकी देश में बहुत कमी है। प्रधानमंत्री जब आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक आंकड़ा सामने रखा कि एक अनुमान है कि भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का जो उपज है वो बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, अनाज खराब हो जाता है, फल सब्जियां खराब हो जाती। तो क्या इस तरफ भी अब बहुत ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है? क्या पंचायती स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के की जानी चाहिए कि ताकि किसान का जो ढुलाई का भी बहुत पैसा खर्च नहीं हो और मैं उसके इस खेत के पर पास ही एक मैं आपके सवाल को, जो सवाल आप उठा रहे हैं, इसको हम 40 साल से सरकारी दस्तावेजों में देख रहे हैं। लगातार इसका रोना रोया जाता है, नई बात नहीं कह रहे हैं आप। परंतु ये बताइए कि इसके 3 स्तर हो सकते हैं भंडारण के। एक तो किसान खुद करे, उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि 86% किसान भारत का 4 हेक्टेयर से छोटा है। उसके पास कोल्ड स्टोर लगाने की हैसियत नहीं है, न उसको चला सकता। और अगर 8 हेक्टेयर तक जाएं तो 95% किसान 8 हेक्टेयर से छोटा है, उसकी भी हैसियत नहीं है। और जिसको हम बड़ा किसान कहते हैं पाराशर जी, वो 10 हेक्टेयर से बड़ा है भारत में। भारत में बड़ा किसान वास्तव में कोई है ही नहीं। 10 हेक्टेयर से बड़ा यानी 25 एकड़ से बड़ा किसान बड़ा माना जाता है। उसका प्रतिशत पता है कितना है? 0.7%, यानी 99.3% किसान 10 हेक्टेयर से छोटा है। तो किसान की हैसियत नहीं है कि वो कोल्ड स्टोर लगा के उसमें रखे। दूसरा स्तर हो सकता है कि सरकार बनाए। तो सरकार ने जहां इस तरह के भंडारण करने की कोशिश की, वहां भ्रष्टाचार होता है। तीसरा जो स्तर है, जो व्यावहारिक है, वो है कि व्यापारी करे। व्यापारी भंडारण करेगा उस चीज का जिसका भंडारण करने के बाद उसको उसके ऊपर कुछ वो पूंजी लगाएगा अपनी। तो एक सर्टेन अमाउंट लगता है, करोड़ों रुपए तो में मुनाफा भी चाहिए। बनता है। तो अगर वो बिकेगा नहीं तो वो उसका क्यों भंडारण करेगा? तो ये बिना बात की का तर्क है कि उससे वेस्ट होता है, और ये कहीं दुनिया ऐसी नहीं है जहां वेस्ट नहीं होता। मैं तो 46 देशों में गया हूं, बहुत विकसित देशों में गया हूं। स्टोरों के अंदर सब्जियां कोल्ड स्टोर के बावजूद भी 25, 30, 40% वेस्ट होती हैं। ये सब यहाँ ढोल पीटा जाता है, बकवास की जाती है। कोल्ड स्टोर की व्यवस्था को सब्सिडी और उनकी मशीनरी बेचने के लिए ये सब प्रचार, ये नीति निर्धारक और परामर्शक करते हैं। इन चीजों को व्यापार के रूप में स्वभावतः विकसित होने देना चाहिए। उपदेश देने से कोल्ड स्टोर नहीं बनेगा। मैं आपको दे देता हूं कोल्ड स्टोर का पैसा बैंक से। आप अपने आलू होता है ना, रख कर देखिए, खाली पड़े हैं ना बहुत सारे कोल्ड स्टोर। आप कोल्ड स्टोर वालों से पूछिए क्या स्थिति है उनकी। तो जो जो कोल्ड स्टोर की क्षमता आज पहले से निर्मित है उसको नहीं भर पा रहे हैं, आप आने वाले की बात क्यों कर रहे हैं? तो एक अनावश्यक तर्क है बेमतलब कहने के लिए। आप तो आगरा के हैं ना, पूछिए जाके कोल्ड स्टोर वालों से, इंटरव्यू करिए आप, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। सब बताएंगे कि खाली पड़ा है। और कई बार ऐसा होता है रखने के बाद किसान निकालने नहीं आता क्योंकि उसका भाव नहीं मिलता। आलू, प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर, दूसरी सब्जियां अधिकांश ऐसी हैं जो 7 रुपए से 10 रुपया प्रति किलो तो उनकी लागत आती है खेती की। और जब वो किसान को 2.5 से 5 में बेचना पड़े तो सड़कों पर फेंकते हैं। कोल्ड स्टोर में कौन रखेगा उनको? कहाँ बिकेगा वो? कभी कभी किसी कारण से शॉर्टेज होती है तब उनके भाव बढ़ते हैं, पर अधिकांश समय तो कम रहता है। तो ये कोई तर्क नहीं है कि कोल्ड स्टोर के ऊपर जोर दिया जाए। कौन देगा जोर? व्यापारी को तो जहां लाभ दिखेगा वो दिखेगा। जब उसे लगेगा कोल्ड स्टोर में रखना वो है तो अपने आप बना लेगा कोल्ड स्टोर, लोन देते हैं बैंक बतेरे। तो इस तर्क में क्यों समय बर्बाद किया जाता है बिना मतलब? ये तो व्यापार है, किसान कर नहीं सकता, सरकार के लिए व्यावहारिक नहीं है, व्यापारी को उसकी डिमांड नहीं लगती। तो होने दीजिए, जब आएगा समय करेंगे लोग। शास्त्री जी, बहुत अच्छी बात की आपने। एक मोदी सरकार जब आई थी तो एक बड़ी महत्वपूर्ण इन्होंने एक योजना बनाई थी कि सांसद गांव गोद लेंगे। शुरू में 1 आध साल तो बड़ा जोश रहा, लेकिन फिर मुझे लगता है कि सांसद जो माननीय हैं उनको गांव में कोई दिलचस्पी रह नहीं गई। अगर ये व्यावहारिक
बना दिया जाता है इस योजना को, और राज्य विधानसभाओं के जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं और सारे सांसद हैं, वे अगर गांव गोद ले लेते तो मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा सकारात्मक परिणाम उसका दिखाई देता। लेकिन फिर कहूंगा कि पॉलिटिकल विल गांव और किसान की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है भारत में। इस पर क्या कहें? तो जो गांव एडॉप्ट करना है, आप पाराशर जी राजनीति में नहीं रहे। ये अवधारणा ही आधारभूत मूलतः गलत है, क्योंकि गांव, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 431 गांव हैं। मैं किस गांव को चुनूं? आप जरा वहां खड़े होकर दिखाइए, जूते पड़ेंगे। जो 430 हैं वो कहेंगे हमने क्या बुराई की, हमारा गांव क्यों नहीं चुना। व्यवहारिक रूप से, स्वाभाविक तौर से ही गलत है ये अवधारणा। हाँ, क्योंकि जो 5 करोड़ रुपया मिलता, जब हम सदस्य थे तो हमें 50 लाख मिलता था, वो भी किसान एमपी को मिलता नहीं था। उसको पब्लिक वर्क सैंक्शन करने का अधिकार होता था, काम विभाग ही करते थे, किस विभाग का सैंक्शन करे वो। अब 5 करोड़ मिलता है। तो उसमें हमने एक बहुत प्रैक्टिकल मॉडल बनाया था। जब मैं था, मैंने एक 31 आदमियों की समिति बना दी थी कि 1947 से अब तक जिस गांव में सड़क नहीं है उनको आइडेंटिफाई करिए, पहली प्राथमिकता उनकी। जहां स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, दूसरी प्राथमिकता उसकी। जहां स्कूल के अंदर हैंडपंप नहीं है, पीने का पानी नहीं, तीसरी प्राथमिकता उसकी। जहां हेल्थ सेंटर नहीं है, उसकी। पंचायत घर नहीं है, उसकी। तो ऐसे एक बना दी थी और उस संसाधन को उसमें लगाया था। तो ये जो एक गांव को अडॉप्ट करना, हाँ दूसरी तरह अडॉप्ट कर सकते हैं आप, इन संसाधनों के लिए नहीं, कि अगर उस गांव में आप, जैसे आपने कहा कि सामूहिक खेती का, सामूहिक विपणन का, किसान के बाजार का, कोल्ड स्टोर का, इस तरह से लोगों का सहयोग करके उसमें सांसद या विधायक उसके बीच में पड़े और उसको व्यवहारिक रूप दे दे, वो एक बात बन सकती है। गांव को अडॉप्ट करना मूलतः गलत है। जिस दिन उन्होंने घोषणा की उसी दिन मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि ये कभी व्यवहारिक हो नहीं सकता। तो उस व्यवहार पक्ष को जो नहीं समझते, यहाँ क्या होता है कि प्रधानमंत्री या ये सरकार चर्चा नहीं करती किसी से, आदेश दे देती है और फिर उसके वो छीछा लेदर होती है। तो इसका भी यही हुआ। और एक और बीच में इन्होंने ढोल पीटा हुआ था, आपके याद ही नहीं है क्या? ये कहना शुरू किया 2016 में कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। हाँ, 2022 का लक्ष्य भी रखा। उन्होंने चुनौती दी कि कब तक करोगे, क्या उसका वो है रोड मैप, कुछ पता नहीं। फिर कहा 2022 तक करेंगे। आपको मैं एक चीज दे रहा हूं, 8 दिसंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया। उसका जो ऊपर आधा पेज आता है, उसकी बैक में सीएसीपी के आंकड़े और लॉग्स और ग्राफ छापे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने, अपने नहीं, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के। 2013 से लेकर 18 तक किसान की रियल इनकम 30% घटी है। तो आप खाली नारे देने क्या दिए, ऐसे ये गांव का नारा दे दिया। तो जो व्यावहारिक चीजें उनको क्यों कहते हो आप, उसको पहले पूछ लीजिए। जो लोग ग्रास रूट पे रहते हैं, एमपी, उनसे भी बात करते हैं, उन विशेषज्ञों से बात करते हैं जिन्होंने सामुदायिक विकास का काम किया है। तब आप उसको, योजना जो है, बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि बॉटम अप होनी चाहिए। एक आपको मैं एक बड़ा रोचक एक बताता हूं अपना अनुभव। महाराष्ट्र के एक एनआरआई थे, विदेश रहते थे, वो अपने गांव आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ शौच जाने की जगह नहीं है। तो उन्होंने 12 शौचालय गांव की चारों दिशाओं में गांव से बाहर बना दिए। तो वो 1-2 साल अपने वहां व्यस्त हो गए जाके, तो देखने आए कि देखें उनकी मेंटेनेंस कैसी है, उनका प्रयोग हो रहा है नहीं, गांव के जीवन के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो आए तो देखा सब में बकरी बंधी हुई थी। गांव के आदमी की आवश्यकता शौचालय की नहीं थी, पहले उसे बकरी का शेड चाहिए था। बिल्कुल। तो ये बेहुदे काम, ऊपर से, माफ कीजिए मैं एक भद्दा शब्द यूज कर रहा हूं, नारे दे के, ये आदत है इनकी, खासतौर से मोदी जी की सरकार की, कि ऊपर से नारे दे देंगे, थोप देंगे, उनका व्यवहारिक पक्ष देखा नहीं। आप गुजरात में जाके हिम्मत करिए सर्वे हाल, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां 10-10, 5-5, 4-4 किलोमीटर से सिप पर पानी लेकर आती है, जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं। 2007 में मैं गया, जिस समय गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश में 140 रुपया प्रति क्विंटल था। सौराष्ट्र के 2 शुगर मिल में गया, वहां 80 रुपया था। और मैं इनसे मिला, इनको कहा
कहने लगे हाँ मेरे तो किसी ने संज्ञान में, और किसी किसान सबको कहा, मैंने कहा हमारे यहाँ तो होते तो घेराव कर लेते MP MLA का, मिनिस्टर का, तो वहां का आदमी आंदोलन ही नहीं करता। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, दूर से लुभावनी लगती है, नारों में आप मत जाइए, उनकी सत्यता, उनकी व्यावहारिकता, उनकी उपादेयता, उनकी आवश्यकता, उस सबको करके तब योजना बनानी चाहिए, जिसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। यहाँ तो टॉप डाउन अप्रोच होती है, ऊपर से थोप दी जाती हैं चीजें। पंचायत का ऐसी संशोधन थोपा ना, अब करोड़ों करोड़ों रुपए में बिकती है पंचायत की वोट। मैं बात करके इलेक्शन का बताता हूँ, 20 करोड़ रुपया पंचायत का जिला का अध्यक्ष खर्च करता है, तब जाकर वो अध्यक्ष बनता है। वो 20 करोड़ कहाँ से आएगा? पब्लिक के पैसे में से निकलेगा ना, खुली बात है, आप आगरा में पूछ लीजिए जाके अपने अंचल में। तो इन चीजों को नीचे, उनकी उपयोगिता, उनकी व्यावहारिकता, उस पक्ष को देखकर तब योजना बनानी चाहिए, बजाय इसके ऊपर से आपके दिमाग में किसी ने भर दिया, जैसे इन संशोधनों का भर दिया, आजादी दे रहे हैं। वो आजादी तो पहले से, कश्मीर का और हिमाचल का सेब बिकता नहीं है क्या पूरे भारत में? कहाँ रुकावट है? तो कौन सी आजादी दे रहे हैं आप? और अडानी ने जाके वहां खरीदा हिमाचल में, मंडी से ज्यादा भाव दिया, तो उसका मॉडल चल रहा है, वो बिना कानून के चल रहा है, लाभ हुआ उससे, तो वो जाए ले ले। चलिए बातचीत, एक आखिरी सवाल और करते हैं जी। तो आप किसानों को जो आंदोलनरत हैं उनको क्या सलाह देंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार एक बात का और प्रचार करती है कि अगर हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य और बढ़ाया तो हमारी जिंसों के भाव इतने बढ़ जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय भाव हैं जिंसों के, उनसे बहुत ऊपर चले जाएंगे, और विदेश से हमको WTO के नियमावली में आयात करना पड़ेगा। परंतु आप ये जानते हैं कि अमेरिका में जो फार्म बिल आता है फेडरल लेवल पर 5 साल का, पिछले 2 साल पहले उन्होंने 5 साल का घोषित किया, जो सन 32 से लगा था, $810 बिलियन की सब्सिडी दी है। यूरोप में आपको मैंने बताया 2,50,000 रुपया सब्सिडी 1 हेक्टेयर की जाती है इनको, किसान को 1 हेक्टेयर की, यानी 1 लाख रुपया एकड़। तो जब उनको इतना पैसा सरकार दे देती है तो वो तो सस्ता बेच ही देंगे। आप उसका 1/10 सब्सिडी दे दीजिए। ये जो ढोल पिटा जाता है कि भारत में सब्सिडी बहुत है, वर्तमान में रवि पाराशर जी, जितनी एग्रीकल्चर GDP है टोटल इंडिया की, उसके 4% से कम सब्सिडी है भारत में, और अमेरिका में किसान की 40% आय सब्सिडी के कारण है। अब आप बाद में संदेश की बात कह रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि किसानों का ये वाजिब हक है और उसको इस बात के ऊपर अड़ना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार सुनिश्चित करे, CACP को संवैधानिक दर्जा दे, CACP का कॉस्ट कैलकुलेशन फार्मूला इंडस्ट्रियल कॉस्टिंग के हिसाब से किया जाए, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं, और किसान को न्यायालय जाने की भी छूट रही। ये बात इन्होंने मानी भी है। इससे कम अगर वो मानेंगे तो कालांतर में उनको नुकसान होगा। इस मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सरकार के वो आश्वासन को किस रूप में स्वीकार करें, ये तो आंदोलनकारियों का काम है, परंतु इतनी बात जरूर करनी चाहिए, और अगर ये आश्वासन उनको हो जाए तो फिर उन्हें सरकार की बात मान लेनी चाहिए। धन्यवाद सोमपाल शास्त्री जी, आपने खेती किसानी, सरकार की मंशा, किसान आंदोलन, किसान संगठन और खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी बुनियादी जो चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, अच्छी बातें हैं, उनका जिक्र टॉस के मंच पर किया। हमारा मंच एक बेहद सकारात्मक मंच है। हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे दर्शक विभिन्न पहलुओं को बहुत अंदर तक जाकर समझ सकें। इस कड़ी में आपने हमारे साथ बातचीत करके हमें बहुत समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब भी हम आपको बुलाएंगे आप हमारे मंच से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। धन्यवाद है पारिशर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।